गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग 9th ऑफ अगस्त पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज आपको जो द हिंदू एनालिसिस सेकंड चैनल के ऊपर अभी बीच में ये रोक दिया गया था वो दोबारा से रेज्यूम होगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड टुडेज वीडियो द हिंदू एनालिसिस देयर ऑन द सेकंड चैनल। सेकंड चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हिंदू रिलेटेड जो भी न्यूज हम कवर करते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। 10 एरियाज जो आज हम कवर करने वाले हैं उसके अंदर ब्लू बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्लू बुक से नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएम दक्ष को लेकर रहने वाला है। देन हम यहाँ पर एक ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट हिमांग को डिस्कस करते हुए मेजर ध्यानचंद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन आईपीसीसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी रिलेटेड होगा जो कि साइक्लोन्स को लेकर है। साइक्लोन डिजास्टर को डिस्कस करते हुए गुरुद्वारा थाला साहिब के बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइनली सनस्क्रीन्स को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है बिकॉज इनको बैन किया गया एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर और रीजन भी उसका हम जानने वाले हैं। इस तरीके के जो रिवीजन वीडियोस हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो होते होंगे। 1 से 3 मिनट के जो वीडियो रहते हैं ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में पिछले 1 साल के, सो दैट आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स एरिया को आप अच्छे से कवर कर सके। चलिए, तो अभी यहाँ पर कल से जो इस्लामिक न्यू ईयर है वो शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप नेट 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। जो भी आप सीरीज के लिए जाना चाहते हैं exam.netmock.com पर जाकर आप उसे अवेल कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्री सीरीज भी अवेलेबल है, सो यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर दैट exam.netmock.com पर यूजिंग योर जीमेल अकाउंट और न्यू मेल आईडी। आप यहाँ पर फ्री सीरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर जल्दी से टारगेट को सेट करिएगा। यहाँ पर 6 अच्छे से ज्यादा स्कोर करना है बिकॉज द कट ऑफ इज 6, ठीक है। और 6 से कम का अगर आपका स्कोर होता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक टारगेट को सेट करें। इनिशियली कितना भी टारगेट सेट कर सकते हैं बट ग्रेजुअली आप उसे इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। सो द टारगेट कुड बी 3, 5, 7, 9 वट एवर यू वांट टू सेट। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका टारगेट क्या रहने वाला है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ ब्लू बुक। अ ब्लू बुक इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो ब्लू बुक है वो कौन सी कंट्री के मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश करी जाती है और अभी भी ये रिसेंटली न्यूज में थी। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा। इंडिया, चाइना, जर्मनी या फिर फ्रांस। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं आपका यहाँ पर और आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली देयर इज अ कंट्री दैट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ रिस्क और ये रिस्क आ रहा है वेदर और क्लाइमेटिक इवेंट से। ये कंट्री जो है बहुत ज्यादा वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स को फेस कर रही है। टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है और देयरफॉर यहां पर इस तरीके की जो एक ब्लू बुक है उसको लेकर आया गया है और इसके अंदर भी इन सब चीजों के बारे में बताया गया है जो कि इनके मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया का इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये चाइना के डिपार्टमेंट के द्वारा लेकर आई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, तो चाइनीज मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और क्लाइमेट इवेंट्स जो उनकी कंट्री अभी फेस कर रही है उसको लेकर इस बुक को लेकर आया है। ब्लू बुक ऑन क्लाइमेट चेंज इन चाइना 2021 सीएमए, जैसे हमारे यहाँ पे आईएमए है उनके यहाँ पर सीएमए है, चाइना मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लेकर आया गया है और इसमें 1961 से 2020 का जो डेटा है वो भी दिया है और एक्सट्रीमली हैवी प्रेसिपिटेशन, ग्रेजुअल राइज एंड जो सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होता है उसके बारे में यहां पर जानकारी दी है। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि पीएम दक्ष के बारे में है। पूछा गया पीएम दक्ष को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है पीएम दक्ष को, हो सकता है ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्किल्स डेवलपमेंट एट वन प्लेस फॉर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, सफाई कर्मचारी। तो ये इंश्योर करता है जो भी इंफॉर्मेशन है किस चीज को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, वो एक ही स्थान पर अवेलेबल हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सफाई कर्मचारी को लेकर। ठीक है, ये हो सकता है। यहां पर जल्दी से आप 10 सेकंड लेकर आंसर करने की कोशिश करें, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। वैसे पीएम दक्ष जो है एक पोर्टल है आपका। पीएम दक्ष अगर आप अपने एंड्रॉइड सिस्टम में जाएंगे तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिखाई देगी इसकी। इस तरीके की यूजुअली जब भी चीजें न्यूज में आती है ना तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा और ऐप को एक बार देखिएगा जरूर। उससे क्या होता है कि आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन जाता है उस चीज को लेकर। देन एग्जाम में जब भी पीएम दक्ष के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको याद आएगा कि हाँ, इसकी ऐप मैंने डाउनलोड करी थी, तो उसको मैंने ओपन करके भी देखा था और वो एक्सपीरियंस से आपको इंफॉर्मेशन रटनी नहीं पड़ेगी, वो आपको याद रहेगी बिकॉज दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, यहां पर अगर बात करी जाए यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दे हैव बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद एनईजीडी।
ठीक है। तो यहां पर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो है इसको टारगेट ग्रुप्स को एक्सेसिबल कराने के लिए अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये एंश्योर करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर है। तो दोनों स्टेटमेंट में से पहली इनकरेक्ट है, दूसरी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यहां पे प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, ठीक है, दैट इज द फुल फॉर्म। तो यहां पे ध्यान रखिएगा पीएम दक्ष, अगर दक्ष की फुल फॉर्म पता है, कुशलता से ही आपको पता चल जाता है कि स्किल को लेकर है। ठीक है, नाउ दिस योजना इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2020-21। अंडर दिस योजना एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स जो है दे आर प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो यहां पे जो टारगेट ग्रुप्स हैं उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके और अपने लिए जॉब भी उनको मिल सके, और चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होना चाहते तो हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर जब हम किसी को स्किल दे देते हैं तो वहां पर हम एक तरीके से उसका एम्पावरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ सकते हैं, या फिर उनकी हायरिंग जो है वो भी करी जा सकती है। तो यहां पर दो चीजों के ऊपर भी बात करी है कि सिर्फ स्किल ही नहीं देने, अपस्किलिंग तो करनी है और रीस्किलिंग भी करी जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली स्किल के ऊपर ध्यान देने की बात करी गई है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, इवन लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स वी आर इंपार्टिंग। एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो काफी बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो किसको लेकर है, जो है आपका एक पर्टिकुलर ग्लेशियर को लेकर जिसका नाम है पेनसिलुंगपा ग्लेशियर। ठीक है, या फिर आप इसे पेनसिलुंगपा ग्लेशियर भी कह सकते हैं, कैसे भी प्रोनाउंस करें। द जॉब इज टू आंसर इट करेक्टली। तो यहां पर पूछा कि कहां पर लोकेट करता है, इज इट इन भारत, लोकेट कहां करता है, इंडिया के अंदर, जापान के अंदर, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया के अंदर। अभी रिसेंटली न्यूज में था, बताऊंगा क्यों। आप इसका आंसर करें, 10 सेकेंड टाइमर मैंने शुरू कर दिया है। सो आपका जो पेनसिलुंगपा ग्लेशियर है इट इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। और अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा। प्रेसिपिटेशन जो है, जो बारिश आपकी होती है ड्यूरिंग विंटर्स, वो भी देखने को मिल रही है। और यहां पे देखा गया कि ये रिट्रीट कर रहा है। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट कर रहा है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। नाउ दिस इज लोकेटेड इन लद्दाख जास्कर वैली के अंदर। सो आंसर क्या होगा? इंडिया। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। मैं आपको एक बार मैप भी दिखा देता हूं। दिस एरिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज मैप रिलेटेड क्वेश्चन यहां से काफी बन सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था अक्सई चिन्ह है, फिंगर 4, फिंगर 8, पैंगोंग सो लेक, वो सभी आपके यहीं पे लोकेट करते हैं। ठीक है, वैसे बात करिए जैसे यहाँ पर लिखा भी है सिंस 2015 वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है देहरादून का एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो ग्लेशियोलॉजी के लेकर काफी सारे काम कर रही है और काफी सारे जो नए नए रिसर्च वर्क बाहर आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं, उसको यहाँ पर पब्लिश भी किया जा रहा है। एक टीम थी पूरे साइंटिस्ट की फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेंचर टू स्टडी द लेक्स एक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ हिमालय जास्कर लद्दाख, जहां पर ज्यादा स्टडी अभी तक नहीं करी गई, वहां पर एक टीम को स्टडी करने के लिए भेजा गया। स्टडी सेड दैट फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर 4 ईयर्स 2015 से जस्ट अ सेकेंड 2015 से 2019 तक यहां पे स्टडी करी गई, और इन 4 सालों में ये शो किया गया दैट द ग्लेशियर इज नाउ रिट्रीटिंग। ग्लेशियर जो है वो पीछे हट रहा है, बेसिकली मेल्टिंग होती है, उस वजह से भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। और यहां पे बताया गया कि यहां पे जो पीछे हटने की स्पीड है वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न जो है हमारे लिए रहती है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट हिमांक को लेकर है। पूछा गया प्रोजेक्ट हिमांक इज इंप्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इंडियन आर्मी के द्वारा, इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा या बीआरओ के द्वारा। इसको लेकर भी एक न्यूज जो है द हिंदू एनालिसिस के अंदर मैंने आपको आज दी है, आप उसे चेकआउट करिएगा और उसका आंसर जो है आपको करना इजी हो जाएगा अगर आप यहां पर इसको ध्यान से देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हिमांक जो है इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ बीआरओ दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द लद्दाख रीजन ऑफ जेएंडके। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज, ये जो है 1985 में इसको लेकर आया गया था, एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट ब्रो इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स बनाना अभी क्या हुआ है प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत? ब्रो ने, आंसर तो ब्रो हो जाएगा, यहाँ पे भाई नहीं है वैसे। ठीक है, बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप भाई करके भी याद करिएगा इसको, क्या होगा उससे, तो आपको थोड़ा सा फनी हो जाएगा और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा एग्जाम में, ये चीज आपको याद रहेगी कि प्रोजेक्ट हिमांक किसके अंतर्गत है, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? भाई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो है 19,300 फीट की ऊंचाई के ऊपर, लास्ट टाइम बताया था आपको मैंने, जो उमलिंगला पास आपको बताया था, वहां पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो हमारा भाई बना रहा है। क्यों?
ताकि चाइना से डील किया जा सके, चाइना को काउंटर किया जा सके। याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। सो प्रोजेक्ट हिमांग किसके अंतर्गत आता है? भाई के अंतर्गत आता है ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जगहों के ऊपर जो काफी डिफिकल्ट टेरेन्स होती है। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। टाइम पीरियड जो था वो भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जी को लेकर है। पूछा कि मेजर ध्यानचंद जी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। चलिए, तो यहां पे टॉपिक को अंडरलाइन करते हैं, जो पूछा उसे सर्कल में डालते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है ही इज क्रेडिटेड विद विनिंग 3 गोल्ड मेडल फॉर इंडियन हॉकी। इंडियन हॉकी के लिए 3 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण उनको 1956 में दिया था, और उनका जन्मदिन जो कि इसी महीने 29 अगस्त को आने वाला है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप करिए इसका आंसर। इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, खेल रत्न अवार्ड, अभी जो है पहले तो इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसको चेंज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी जो है वो तो पॉलिटिकल क्लास से आते हैं। ही वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली, और आप कह सकते हैं ही वाज अ पॉलिटिशियन। तो यहां पर कहा गया कि क्योंकि ये जो आपका खेल रत्न अवार्ड है ये स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, तो एक ऐसे खेल रत्न के ऊपर इसका नाम होना चाहिए जिसने इंडिया को कहीं ना कहीं, जो इंडिया का नाम है वो ग्लोबल लेवल पे वो चमकाने में हेल्प करी है। तो यहां पर जब भी हम स्पोर्ट्स पर्सनल की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे मेजर ध्यानचंद जी जो हैं इनका नाम भी ध्यान में आता है। तो यहां पर कहा गया क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, तो जो स्पोर्ट्स का अवार्ड है वो भी इन्हीं के नाम पर होना चाहिए। तो यहां पर जो आपका खेल रत्न अवार्ड है उसको यहां पर रिक्रिएशन करने की कोशिश करी जा रही है इन द ऑनर ऑफ हॉकी विजर्ड ध्यानचंद जी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पास्ट के अंदर। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो जो बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स हमने आजादी से पहले जीते थे वो मेजर ध्यानचंद जी की वजह से ही जीते थे। और अभी भी रिसेंटली जो हमने देखा हमारी मेन और विमेन हॉकी टीम का टोक्यो परफॉर्मेंस जो है काफी बेहतर रहा है, इसी वजह से ये चीज जो है न्यूज में आई। यहां पर अगर बात करें, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि आपको लगता है कि अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड खेल रत्न दे रहे हैं या अवार्ड दे रहे हैं तो वो ऐसी व्यक्ति के नाम के ऊपर होना चाहिए जिसने खेल में या स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट में, हॉकी हो, क्रिकेट हो या कोई दूसरा स्पोर्ट होता है, उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि एक हमारी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल रहा है, या फिर वो राजीव गांधी जी के नाम पर ही होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या किसी पॉलिटिशियन के नाम पर खेल रत्न का नाम होना चाहिए या किसी स्पोर्ट्स पर्सनल के नाम पर होना चाहिए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो यहां पर बात करें तो यस, 3 गोल्ड मेडल जितवाने में उनका रोल रहा है। पद्म भूषण भी 1956 में दिया गया था, और इस महीने हम उनका बर्थडे जो है वो भी सेलिब्रेट करेंगे, जिससे कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उस तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर कि इवन जो हिटलर थे उन्होंने भी इनको कहा था कि आप इंडिया की तरफ से नहीं, आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। पर ध्यानचंद जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अपने भारत देश के लिए खेलूंगा, मैं जर्मनी के लिए नहीं खेलूंगा। बिकॉज हिटलर ने जब इनको खेलते देखा तो वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गए इनकी परफॉर्मेंस से, इनके खेलने के तरीके से, और वहां पर इनको ये ऑफर दिया गया था। खैर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पर आपका इस्लामिक ईयर जो है वो शुरू हो गया। तो नेट 50 कोड जो है आप यूज कर सकते हैं वेरियस सीरीज के अंदर, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के लिए, या फिर 2022 या 23 के लिए, जिस भी सीरीज के लिए आप जाना चाहते हैं। चलते हैं। अच्छा, इन सीरीज को आप exam.netmock.com पे देख लीजिएगा, और वहां पर आपको जो इसका शेड्यूल है वो भी लार्जली मिल जाएगा, क्योंकि डे वाइज आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि आईपीसीसी को लेकर है। आईपीसीसी कहां पर बेस्ड करती है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज, और कहें कि यूज्ड टू बी इन न्यूज इवन 10 years बैक। तो 10 साल पहले भी इन्होंने काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दी थी, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर को काफी परेशानी हुई थी। अब आईपीसीसी दोबारा से न्यूज में है फॉर डिफरेंट रीजंस। खैर आपको बताना है कि कहां पर बेस्ड करती है, जेनेवा, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। जो आपकी ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी जो है वो रिलीज कर रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स 6th असेसमेंट रिपोर्ट। छठी असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसका पहला पार्ट जो है वो आईपीसीसी के द्वारा इशू किया जा रहा है। द पीरियोडिक स्टेटस चेक दैट हैज नाउ बिकम द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक व्यू ऑन स्टेट ऑफ अर्थ क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो इनका स्टेटस चेक रहता है, जो बीच बीच में रिपोर्ट निकालते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसकी एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, सो इट इज अ जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? एक। तो ये जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर जो है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इस रिपोर्ट के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जो चीजें इसमें मेंशन होगी जिस भी कंट्री के बारे में, तो वहां पर उनको और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर।
चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डेटा ऑन साइक्लोन्स कलेक्टेड फ्रॉम 1891 टू 2020। तो पिछले काफी सालों में जो डेटा इकट्ठा किया गया है इसके बारे में भी मेंशन किया गया था। खैर यहाँ पर देखेंगे इस डेटा के हिसाब से पहली स्टेटमेंट कहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हैज इंक्रीज इन रीसेंट ईयर ओवर द अरेबियन सी सिंस 1990। 1990 के बाद देखा गया है कि अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो काफी फ्रीक्वेंट हो गए हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स, और जो कैटेगरी है वो भी एक्सट्रीमली सीवियर है। कहने का मतलब ये है कि अरेबियन सी आप जानते हैं दिस इज, अगर हमारा पेनिनसुलर रीजन है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, तो ये आपका अरेबियन सी है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये कह रहे हैं कि अरेबियन सी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है आपके साइक्लोन्स की वो बढ़ गई है और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स है वो काफी ज्यादा आते हैं। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहा है, कि मतलब पहले जितने आते थे उतना ही यहां पर अभी देखने को मिलते हैं। आपको 10 सेकंड्स में इसका आंसर करना है और फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पिछले 50 सालों का जो डेटा है वो भी आईएमडी के द्वारा चेक किया गया और वहां पर देखा कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज अकरेंस ऑफ एक्सट्रीमली वेदर इवेंट्स। तो पिछले 50 सालों का जब डेटा आईएमडी के द्वारा इकट्ठा किया गया उसके अंतर्गत भी ये पाया गया दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है पिछले सालों के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़े हैं। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थे उन्होंने लोकसभा के अंदर ये डेटा प्रोवाइड किया और डेटा के बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स थी वो भी यहां पर दी। अगर मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर हूं, पिछले काफी सालों का जो डेटा यहां पर दिया गया उसके हिसाब से बात की है कि हम अरेबियन सी की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिन पहले जब यहां पर साइक्लोन्स आए भी थे तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अरेबियन सी के अंदर नंबर बढ़ा है और यहां पर बे ऑफ बंगाल के ऊपर पहले से ही नंबर ज्यादा था, वो ऑलमोस्ट अभी सेम है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यहां पर जो आपका बे ऑफ बंगाल है यहां पे तो नंबर पहले ही ज्यादा था और वो अभी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बढ़ने का कोई ज्यादा यहां पे स्कोप है नहीं। लेकिन हाँ, अरेबियन सी में जो पहले कभी आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल इंस्टेंसेस के अंदर ही साइक्लोन्स देखने को मिलते थे, वो नंबर अभी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक जो है बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 वेरियस साइक्लोन्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में कि कौन सा साइक्लोन्स कब आया था। तितली है, टोटे है, एम्फान है, नीलम है। यहां पे 10 सेकंड्स में आंसर करिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द साइक्लोन व्हिच केम अर्लीस्ट देन द लेटर वन एंड देन द लेटेस्ट वन? So what could be the answer here? So we have seen the highest loss of lives which occurred during the cyclone Tote in 2021. 118 लोग जो थे उनकी डेथ यहाँ पर हुई थी। तो टोटे जो था 2021 में आया था। तितली जो है ये आया था 2018 में, 78 लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर। फिर हम एम्फन की बात करते हैं, इट केम इन 2020 एंड 98 पीपल डाइड हियर। एंड नीलम इट केम इन 2012 विद द डेथ ऑफ 75 पीपल। तो सबसे पहले जो है नीलम साइक्लोन जो है वो देखा गया था। वैसे इससे ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलेगी आपको क्योंकि आपके ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। इसके बाद आया था तितली, तो 4 के बाद आया था 1, तो आपका ऑप्शन जो होगा यही होगा क्योंकि पहले 4 1 3 2। सबसे पहले नीलम साइक्लोन, देन द तितली, देन एम्फान, देन टोटे। ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गुरुद्वारा थाना साहिब के बारे में है। कुछ पूछा गया कि इसकी लोकेशन कहां पर है, क्या ये इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है या फिर अफगानिस्तान में है। रिसेंटली न्यूज में था। 10 सेकंड्स में आंसर करें व्हाट कुड बी द लोकेशन। बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया हैज कंडेम्ड द एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ निशान साहिब। तो निशान साहिब के रिमूवल को इंडिया ने कंडेम किया है क्योंकि एक सिख रिलीजियस फ्लैग अटॉप ये जो था ये रूफ ऑफ गुरुद्वारा थाला साहिब पे एग्जिस्ट करता था, जिसे कि यहां पर अभी रिमूव किया गया। ये कहां पर लोकेट करता है? दिस इज इन चमकानी इन पाक्तिया प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, सो अफगानिस्तान इज द नेम ऑफ द कंट्री एंड द प्रोविंस नेम इज पाक्तिया। ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा जो है इट वाज विजिटेड बाय श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने इसे अर्लीस्ट टाइम में विजिट किया था अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान हैज बीन विटनेसिंग तालिबान ड्रिवन वायलेंस इन लाइट ऑफ द ऑनगोइंग विड्रॉयल ऑफ ट्रूप्स बाय द यूएस। आप जानते हैं कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं धीरे धीरे अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से तालिबान जो है और भी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वहां पर, और इस तरीके के जो इंसिडेंसेस हैं वो और भी सामने आते जा रहे हैं। आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10. The question is asking which of the following country has banned sunscreen containing chemicals which can damage corals. तो यहाँ पे मरीन सेक्टर जो है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है इस कंट्री के द्वारा, बिकॉज यहाँ पे सनस्क्रीन के अंदर जो वेरियस केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं जिससे कि कोरल्स को नुकसान होता है, उसको यहाँ पर बैन करने की कोशिश करी गई कि ऐसी सनस्क्रीन जो है वो देश के अंदर इस्तेमाल नहीं करी जाएंगी। तो ये कंट्री कौन सी है? 10 सेकंड शुरू कर देता हूं। इटली, वियतनाम, थाईलैंड या फिर साउथ कोरिया? बताएं। This particular country has banned sunscreen containing chemicals that can damage coral from all of its marine national parks. So the correct answer is Thailand. C is the correct answer. ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर कोरल्स भी आपको पता है, नहीं पता तो एनवायरमेंट के जो मेरे वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर बताया हुआ है मैंने। सो कंसर्न्स यहाँ पे जो कि वो काफी ज्यादा आ रही थी, टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट अपने साथ सनस्क्रीन लेकर आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है यहाँ के कोरल्स को देखनी पड़ती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन जो है उन्होंने कहा देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स दे आर कॉमनली फाउंड इन सन क्रीम्स, और ये कोरल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके अंदर जो आपका ऑक्सीबेंजोन है उसको, देन यहाँ पे ऑक्टिनोजेट है, एंड देन मिथाइल बेंजेलाइडेन, कैम्फर, इसके अलावा आपका ब्यूटिला पैराबिन, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बैन करे गए, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया कि फाइन जो है वो भी रखा जाएगा, जो कि अराउंड 100,000 बात के आसपास रखा गया है, 2100 पाउंड के आसपास रखा गया, जहां पर लोग पाए जाएंगे इस तरीके की सनस्क्रीन को यूज करते हुए। चलिए चलते हैं यहाँ पर जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, बिकॉज यू नो व्हेन यू रिवाइज एंड व्हेन यू इन्वेस्ट दीज 2 मिनट्स, क्योंकि ये हमारे एक्टिव रिविजन के रहते हैं, the results which you get they become better because when you revise more the chances of your success they become higher, ठीक है। चलिए, तो एक्टिव रिवीजन का मतलब ये है कि क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका कमेंट सेक्शन में लाइव आंसर करेंगे, या अदरवाइज भी नीचे आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं नहीं भी पूछूंगा, लेकिन स्क्रीन के सामने आपके जो क्वेश्चन है उसको लेकर जितनी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाई और आपको याद आती है, ट्राई टू आंसर दोस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, बताएं कि ब्लू बुक इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, आप इसका आंसर करें, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि ब्लू बुक क्यों पब्लिश करी गई है, किस चीज से रिलेट करती है, आप उसका भी आंसर करने की कोशिश करें ताकि आपको ये चीज याद रहे। तो चाइना जो है, दे आर लाइक दिस कंट्री इज फेसिंग अ लॉट ऑफ रिस्क एक्सट्रीम वेदर की वजह से, क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से ब्लू बुक जो है इसको लेकर आया गया है। पीएम दक्ष के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो जल्दी से मुझे मंत्रालय का नाम बताएं, अंडर व्हिच मिनिस्ट्री इट इज एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि स्किल हमें प्रोवाइड करना है, अपस्किलिंग करनी है, रीस्किलिंग करनी है, और यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहाँ पर बढ़ावा देना है। पीएम दक्ष पोर्टल जो है ये लेकर आया गया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर हमने ग्लेशियर के बारे में देखा था, आपका पेंसिलोंगपा ग्लेशियर कहां पर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं, आपका करेक्ट आंसर क्या था यहाँ पे, यस इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, कहां पर, इंडिया के अंदर, ध्यान रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर जो वो देखा गया, वादा इंस्टीट्यूट जो वो भी से काफी टाइम से स्टडी कर रहा है, सो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमने प्रोजेक्ट हिमांग के बारे में देखा था, कौन लेकर आया इसे बताइए। अभी हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहां बनाई गई थी, पिछले लेक्चर से भी रिलेट करने की कोशिश करें ताकि जो पिछली चीजें हमने पढ़ी है वो भी आपको याद रहे। सो प्रोजेक्ट हिमांग जो है भाई लेकर आया, ब्रो लेकर आया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1985 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ताकि चाइना को भी काउंटर किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत बेहतर तरीके की रोड्स जो है जिसके ऊपर टैंक्स भी आसानी से आ सकते हैं वो बनाई जा रही है, और ऐसी चीजें हमें भी बनानी पड़ेगी। मेजर ध्यानचंद के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उन्होंने हमें हॉकी के अंदर काफी सारे मेडल्स जो हैं वो जितवाए हैं, और यहाँ पर नाम बदलने की जो बात करी जा रही थी उसको लेकर यस और नो आप क्या सपोर्ट करते हैं कि पॉलिटिशियंस के नाम पर होना चाहिए या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम पर या अवार्ड का नाम होना चाहिए, वो मुझे बताइएगा। 29 अगस्त को हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड किया उन्हें पद्म भूषण 1956 के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन जो है हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, जो कि आईपीसीसी को लेकर है, कहां पर बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो रिपोर्ट्स होती है उन्हें काफी एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, एंड इट इज अ जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर हुआ था, जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे जो डेटा है, डेटा के हिसाब से बताइए कहां पर नंबर ऑफ साइक्लोनिक इवेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में। सो बे ऑफ बंगाल में देखा जाए सो देयर इज स्टेबिलिटी देखी जा रही है, ऑलरेडी नंबर काफी ज्यादा है, लेकिन अरेबियन सी में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया था, सबसे रीसेंट मुझे बताएं यहाँ पर कौन सा था जिसके बारे में, साइक्लोन जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। सो सबसे रीसेंट आपका टोटे था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान भी गई थी। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गुरुद्वारा थाला साहिब है, जल्दी से बताएं मुझे कहां पर लोकेट करता है ये, और यहाँ पे जो आपका निशान साहिब है उसको रिमूव किया गया, जो कि अपने आप में काफी बुरी न्यूज आप मान सकते हैं, और अफगानिस्तान के साथ कांटेक्ट करके इस तरीके की चीजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये लोकेट करता है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट हमें देखा सनस्क्रीन को बैन किया गया, जिसके अंदर स्पेसिफिक काइंड के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो थाईलैंड जो है ये कदम उठा रहा है ताकि कोरल्स को बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए हैं। सैटरडे संडे आपके मैराथन सेशंस आएंगे, मैराथन सेशन में अपने मार्क्स मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज दीज आर द रिवीजन सेशन। यहाँ पे अगर 100 क्वेश्चंस हैं और 100 में से या 50 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स हैं, आप 60% स्कोर कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि यस आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। मुझे बताइएगा ब्लू बुक जो है किसके द्वारा लेकर आई जाती है, कंट्री का नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो हम भारत रत्न देते हैं उनका नाम क्या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के नाम पर होना चाहिए
या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे, या फिर जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन था पॉलिटिशियंस के नाम पे। तो अगर आपको लगता है कि भारत रत्न जो है, खेल भारत रत्न जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पर ही होना चाहिए, मतलब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होना चाहिए, तो आप वो बता सकते हैं नीचे। या फिर पॉलिटिशियन अगर आपको लगता है राजीव गांधी जी के नाम पर होना चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे कोई करेक्ट या रॉन्ग आंसर नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। मेंस का जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके से है, प्रोजेक्ट हिमांग क्या है, ये हमारी सेना को कैसे मदद करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हिमांग जो है, ब्रो को याद रखिएगा, हाईएस्ट मोटरेबल रोड को याद रखिएगा, उमलिंगला पास को याद रखिएगा, और 150 वर्ड्स में इसका आंसर जो है मेंस ग्रुप में सबमिट कर दीजिएगा, और इंटरव्यू के अंदर भी आप 60 सेकंड में रिकॉर्ड करके इसका आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पर नेट 50 कोड को यूज कर लीजिएगा exam.netmock.com के ऊपर, और इवन फ्री सीरीज भी जो अवेलेबल है उसको आप यहाँ पर जाकर ले सकते हैं। सेकंड चैनल पे द हिंदू एनालिसिस आपको आज मिल जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा, ऑडियो फॉर्म में रहने वाला है, सो इट विल बी लाइक एन ऑडियो बुक। आप कहीं पे वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो ऑडियो फॉर्म में ये जो आपको द हिंदू एनालिसिस है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपका टाइम जो है वो भी बच सके, क्योंकि आप सुन के भी यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है उसको ग्रैब कर जाएंगे, और आपका टाइम जो है वो भी काफी सेव हो जाएगा। द हिंदू एनालिसिस को यहाँ पर देख लीजिएगा। जल्दी से अभी अपने मार्क्स मुझे बता दीजिए कितना आपने स्कोर किया है। 6 अच्छे से ज्यादा किया तो ऑफकोर्स आप सेफ जोन में है, लेस देन 6 भी एक्सेप्टेबल स्कोर है। अगर आप नए हैं यहाँ पर, धीरे धीरे आप कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपके मार्क्स हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। जो पूरी पीडीएफ है इस लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Please do like and share the video. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.